जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। हेलो एंड वेलकम बैक टू अ चैनल नेविगेट द नॉइस। सो आज का हमारा जो टॉपिक का डिस्कशन है वो है हमारा गुप्ता एरा। नाउ दिस इज़ द चैप्टर 7th ऑफ सोशल साइंस। ये वीडियो आपका बाइलिंगुअल रहेगा सो दैट हम इजीली एक अंडरस्टैंडेबल वे में समझ पाएँ कि गुप्ता एराज कहाँ से आए थे, उनका ओरिजिन क्या हुआ था एंड सो ऑन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मौर्यन टाइम पीरियड। हमने मौर्य के बारे में डिस्कस किया, हमने मौर्यन एरा के बाद पोस्ट मौर्यन एरा के बारे में डिस्कस किया एंड आई होप कि आप लोग उस चीज़ से कनेक्टिविटी कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन टू द गुप्ता एरा। अब गुप्ता पीरियड को पढ़ने से पहले हम कोशिश करेंगे कि हम पोस्ट मॉडर्न एरा में जाएं ताकि वहाँ से हमारी कनेक्टिविटी हो और हम टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ पाएँ। ना पोस्ट मॉडर्न एरा में हमने डिस्कस किया था कि जब मॉडर्न एम्पायर का डाउनफॉल होगा बिकॉज ऑफ द वीक रूलर्स, और वहाँ पे जो रीजनल किंगडम्स होंगे जनरली दे विल गोइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट। नाउ दिस लाइन इज़ नॉट बाय डिफ़ॉल्ट, ये हमने खुद बनाई है जस्ट टू सेपरेट बिटवीन द वेस्टर्न पार्ट एंड टू द ईस्टर्न पार्ट। क्लास इस लाइन के इस तरफ जो भी आपको डायनेस्टीज दिख रही हैं, इंडो ग्रीक्स, कुशानाज एंड शाकाज, ये सारे के सारे फॉरेन इन्वेडर्स हैं। वाइल यहाँ इस साइड जो आपको डायनेस्टीज मिल रही हैं, संगाज, संगाज का रीज़न ये था अराउंड द मगधा। सतवानाज विल गोइंग टू कवर दिस एरिया, वाइल छेदीज विल गोइंग टू कवर द कलिंगा एरिया एंड हेयर यहाँ नीचे आपका आ जाता है दिस इज द सदर्न पार्ट। Sangas will going to come here. Now मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड में क्लास जैसे वीक रूलर आते हैं तो आपकी जो मौर्यन डायनेस्टी है वो उसका जो कंट्रोल है वो यहाँ तक इस्टेब्लिश हो जाता है एंड दिस पेव द वे फॉर द पुष्यमित्र संगा हु विल गोइंग टू ओवरथ्रो द मौर्यन एम्पायर एंड वहाँ पे उनकी इस्टेब्लिशमेंट होगा संगा डायनेस्टी का। सेम वे में क्लास हम सतवानास की बात करते हैं थोड़ा सा। दिस दिस रीजन विल बी कवर्ड बाय सतवानास। यहाँ पे शाकाज है, यहाँ पे कुशानाज है। नाउ हेयर थ्री डायनेस्टीज आर इम्पोर्टेंट। फर्स्ट वन इज संगाज, सेकंड इज कुशानाज एंड थर्ड वन इज सतवानाज इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गुप्ता एम्पायर। नाउ क्लास मौर्यन की अगर हम बात करेंगे तो मौर्यन वॉज अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एम्पायर एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था जो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा था इंडिया के ऊपर। लेकिन अगर हम गुप्ता की बात करेंगे तो गुप्ता विल बी अ डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है फ्यूडेटरी, जिसका मतलब होता है सबॉर्डिनेट। फ्यूडेटरी मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ यहाँ पे हम बात करेंगे सतवानाज व्हेन दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल दिस रीजन, जब वो इस रीजन को कंट्रोल करते हैं, फाइट करते हैं पालवास के साथ में, तो वो विन करते हैं। बट दे टेल द पालवास डेट यू विल गोइंग टू रूल दिस पर्टिकुलर टेरिटरी, आप रूल करिए इसको, वी विल नॉट गोइंग टू कंट्रोल डायरेक्टली बट आपको हमें टैक्सेस देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव अस ट्रिब्यूट, यू हैव टू गिव अस गिफ्ट्स एंड यू हैव टू प्लीज अस। प्लीज इन द सेंस आपको हमारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। सो दिस वॉज द इनडायरेक्ट कंट्रोल। सो यहाँ पे आपके पालवास भी रहेंगे, सतवानास भी रहेंगे। सो हम कह सकते हैं कि पालवास आर दी सबॉर्डिनेट ऑफ दी सतवानास। नाउ क्लास यहाँ पे एक और डायनेस्टी की एंट्री होती है जिसको हम बोलते हैं वाकाटाकास। नाउ वाकाटाकास वर ऑल्सो द subordinate of Satvanas or we can say that feudatory of Satvanas. सो वाकाटाकास इनिशियली क्या करते हैं, सतवानास को ओवरथ्रो करते हैं और यहाँ पे आ जाता है हमारा वाकाटाकास। बट द थिंग इज क्लास कि पालवास दे वर एक्सेप्टिंग द सोवेनिटी ऑफ सतवानास बट दे विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द सोवेनिटी ऑफ वाकाटाकास। सो यहाँ पे दो डायनेस्टीज आती हैं जो इमर्ज करती हैं इस रीजन में। फर्स्ट इज वाकाटाका, यहाँ पे इस रीजन में इमर्ज करती है आपकी पालवास। सेम इज़ द केस विद द संगास। अगर हम संगास की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कुशानाज आपको दिख रहा है लाइन के इस तरफ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुशाना विल गोइंग टू कंट्रोल दिस एरिया एंड हैंस फाइनली कुशानाज इस एरिया को भी कैप्चर कर लेगा। ना कुशानाज के जो फिडेटरी हैं वो आपके हैं गुप्ता एंड दिस गुप्ता ओनली विल गोइंग टू इन द लेटर टाइम विल गोइंग टू राइज, और वो कुशानाज को कुशानाज के बाद में आएंगे एंड दे विल गोइंग टू स्टार्ट देयर ओन कंसोलिडेशन। फ्रेश कंसोलिडेशन स्टार्ट होगा यहाँ से गुप्ता पीरियड का, और यहीं से आपके गुप्ता की इमरजेंस चालू होती है। क्लास गुप्ता पीरियड को फाउंडर हैं श्री गुप्ता, देन देयर आफ्टर आपके आते हैं घटोत्कच, फिर आपके आते हैं चंद्रगुप्ता, फिर उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्ता एंड देयर आफ्टर चंद्रगुप्त टू। यहाँ पे चंद्रगुप्ता यूज़ नहीं कर, चंद्रगुप्ता यूज़ करेंगे आप
और चंद्रगुप्त यूज़ नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज अगर हम मौर्यन की बात करें तो वहाँ पे चंद्रगुप्त थे, लेकिन यहाँ पे कौन है? चंद्रगुप्ता। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो इन दिस वे आपका गुप्ता एम्पायर जनरली राइज करता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Begin. Now before we begin, let's discuss about the how the power will going to emerge. पावर इमर्ज होने से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा गुप्ता के बारे में कि फ्रॉम which source we are going to get the information about the Gupta. According to the NCERT class, we are getting the information from Delhi Pillar. First point is Iron Pillar of Delhi. क्लास जहाँ पे इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है मेंशनड है अबाउट द वर्ड चंद्रा एंड हिस्टोरियंस इसको आइडेंटिफाई करते हैं विद द चंद्रगुप्ता टू बाय डूइंग द बाय मेजरिंग दी रेडियो एक्टिव टाइमलाइन जो होती है हम उससे हम मेज़र कर लेते हैं टाइम पीरियड को और हमने आइडेंटिफाई किया कि ये चंद्रा डिनोट किया गया चंद्रगुप्ता टू को। नाउ चंद्रगुप्ता टू का क्लास ओरिजिनल नेम जो था वो था विक्रमादित्य एंड ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु एंड हिज माउंट डेट इज गरुण। एंड देयरफॉर हम देखते हैं कि उनके इंस्क्रिप्शंस में विष्णु की बात की जाती है, गरुण की बात की जाती है। नाउ चंद्रगुप्ता टू, हाउ दिस नेम केम। क्लास चंद्रगुप्ता टू आता है आपका फ्रॉम द चंद्रगुप्ता। हमने अभी डिस्कस किया था आफ्टर द श्रीगुप्ता, घटोत्कच एंड चंद्रगुप्ता। तो सो इनिशियली द चंद्रगुप्ता वाज अ ग्रेट चंद्रगुप्ता वाज अ ग्रैंडफादर चंद्रगुप्ता वाज अ ग्रैंडफादर ऑफ so now here as we have already told you chronology so Chandragupta 1 is considered this one and thereafter उनके बेटे आते हैं समुद्रगुप्त। उसके बाद में जो नेम रखा जाता है विक्रमादित्य का वो है आपका चंद्रगुप्त 2 and I hope this is clear. Now first source we have already discussed that is the Delhi pillar, that is iron pillar of Delhi. Second source जहाँ से हमें information मिलती है about the Gupta is Prayag Prashasti. Now what is Prashasti? In Sanskrit we mean it praise. So when someone is writing in praise of something we call it Prashasti. So the court poets and all these court poets writing in praise of the king, ruler, glorifying their victories and all such things is come under the Prashasti. So from the Prayag Prashasti we get the information about the achievements of the Samudra Gupta. So in one of the inscription it is mentioned there that the king ambition, king का जो ambition है that is the Dharani Banda. And Dharani Banda का मतलब होता है to unify the earth. So in this way this Prashasti is glorifying that Samudragupta has a very Samudragupta was very visionary and wanted to expand his empire. Now apart from this there is also a mention of the artwork and literature that the Samudragupta is fascinating. सो हरिसेना वॉज वन ऑफ द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता। हरिसेना एक कोर्ट पोएट है आपके समुद्रगुप्ता के जो मेंशन करते हैं कि समुद्रगुप्ता को आर्ट, लिटरेचर इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा रुचि है, स्पेशली म्यूज़िक। एंड समुद्रगुप्ता हिमसेल्फ हैज़ पोर्ट्रेड इन वन ऑफ द कॉइन, एक कॉइन में उन्होंने पोर्ट्रे भी किया है कि वो वीणा प्ले कर रहे हैं। सो दिस शोज हिज अफेक्शन टूवर्ड द आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक। नाउ these were the two sources that we have already discussed. Third source जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो है हमारा विष्णु पुराण। नाउ विष्णु पुराण में क्लास मेंशनड है अबाउट द की रीजन्स ऑफ द एम्पायर। विष्णु पुराण कहता है कि द गुप्ता डायनेस्टी विल रूल ओवर अनुगंगा। अनुगंगा मीन्स मिडिल गंगेटिक बेसिन, प्रयाग जो कि प्रेजेंट डे प्रयागराज से लिंक्ड है, साकेता दैट इज अयोध्या एंड मगधा obviously Bihar region and all the surrounding regions. So Vishnu Puran is mentioning that in these area Gupta Empire have a very good control. But अगर हम बात करेंगे पीक टाइम पीरियड की जब गुप्ता बहुत ही ज़्यादा एरियाज को कवर कर रहा था, सो पीक वॉज means far from this particular information. It includes present in North, West India along with parts of Central India and East India also. देर आफ्टर हम एक और सोर्स की तरफ जाते हैं जो है फाजियान का अकाउंट। वन ऑफ द ट्रैवलर जो कि चाइनीज़ से आते हैं टू विजिट द पिलग्रिमेज साइट्स एंड ऑल्सो टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट बुद्धिज़्म। सो वो बुद्धिस्ट साइट्स विजिट करते हैं, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ते हैं, इंडियन स्कॉलर से बात करते हैं एंड वो इस टाइम पीरियड में गुप्ता के द्वारा पैट्रोनाइज भी किए जाते हैं। सो ड्यूरिंग दिस टाइम फाजियान जो है वो अपना एक ट्रेवल
अकाउंट छोड़ के जाते हैं वहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं कि पीपल आर न्यूमरस एंड हैप्पी एंड दे नो नीड टू रजिस्टर हाउस होल्ड और अटेंड टू ऑफिशियल्स. सो दिस इज टॉकिंग अबाउट द ease of administration. Apart from this, those who are farming royal land pay a portion of their grains. This is talking about the agriculture tax. अपार्ट फ्रॉम डेट वो बात कर रहे हैं किंग के गार्ड्स की, मिलिट्री की, कि किंग के गार्ड्स को, मिलिट्री को एक फिक्स्ड सैलरी मिल रही है. उसके बाद में वो बात करते हैं कि जो सिटीज़ का जो सेंट्रल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, डेट इज़ ग्रेटेस्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस वो बात कर रहे हैं गेंगेटिक प्लेन्स की बात कर रहे हैं. वो कह रहे हैं इनहेबिटेंट्स आर रिच, प्रॉस्पेरस और प्रैक्टिस काइंडनेस एंड राइटियसनेस. Thereafter, they are talking about the charity and medicine also. How the people are doing the charity, how the medicine is there. Poor, orphan people, sick people, they are cared for. Apart from this, they are also talking about the treatment the doctor are providing. Apart from this, the needy people, जो needy people है जिनको food की आवश्यकता है, medicines की आवश्यकता है, तो वो ये सारी चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है गुप्ता के टाइम पीरियड में. अपार्ट फ्रॉम दिस सिटी की वेल्थ के बारे में बात हो रही है एंड बात हो रही है लेन्स आर केप्ट इन गुड ऑर्डर. सो दिस ऑल्सो फोकस अबाउट द क्लीनिनेस, अबाउट द गुड स्ट्रक्चर ऑफ द रोडवेज किस तरीके से बनी हुई हैं, क्या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है. नाउ ये जो फॉरेन अकाउंट्स होते हैं ऑब्वियसली हमारे लिए वैल्यूएबल होते हैं, बट द थिंग इज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज़ ओनली अ वन पॉइंट ऑफ व्यू. ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है फाजियान का अकॉर्डिंग टू द गुप्ता एम्पायर और सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ऑल्दो फाजियान मेंशन करते हैं उसमें अबाउट द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ द चंदालाज, जिनको आउटकास्ट रजिस्टर्ड किया जाता है, रिगार्ड किया जाता है, जो कि आउटसाइड द सिटी रह रहे हैं. नाउ दिस आउटकास्ट वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड मार्जिनलाइज्ड. व्हाट इज दिस आउटकास्ट? जब हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को सोशल और कल्चरल ग्रुप से दूर रखते हैं तो उसे हम बोलते हैं आउटकास्ट. सो दीज वर दी सोर्सेज दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कहाँ से हमें कौन सी डिटेल मिलती है. नाउ लेट्स मूव टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, ग्लिम्सेस ऑफ द गुप्ता एम्पायर, कि क्या उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे, क्या उनकी पॉलिसीज थी एंड सो ऑन. Now you can also go through the slides, but I am going through the topics that are in the NCRT. So if we talk about the glimpse of the Gupta Empire, few of the points are very important during the Gupta time period. फर्स्ट इज ऑलरेडी जो हमने पढ़ चुका है अबाउट द कौटल सप्तंग थ्योरी. क्लास कौटल की जो सप्तंग थ्योरी है वो कहती है कि फॉर अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन यू नीड टू फॉलो दीज पॉइंट्स, और उसमें एक पॉइंट है अबाउट द मित्रा, दैट इज द एलाइज. कौटल कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल नॉट ऑलवेज वॉर विल गोइंग टू हेल्प यू, समटाइम्स यू नीड पीस एंड पीस कम्स फ्रॉम मेकिंग द एलाइज. वही बात कर रहे हैं कौटल, और इसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए गुप्ता विल गोइंग टू अप्लाई दीज पर्टिकुलर थिंग्स फ्रॉम दी कौटल फिलॉसफी. वो कहते हैं कि हमें मित्रास बनाने की आवश्यकता है. मित्रास दो तरीके से बन सकते हैं, इधर बाय ट्रीटी, इधर बाय मैट्रिमोनियल अलायंसेस, एंड इन्हीं चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. फर्स्ट पॉइंट इज दिस, दैट इज द कौटल्याज अलायंस पॉलिसी. सेकेंड थिंग जो गुप्ता लेके आते हैं दैट इज द न्यू किंग्स एंड न्यू टाइटल्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल आर पर्टिकुलर किंग इज हैविंग अ टाइटल लाइक राजन और महाराजा, बट गुप्ता किंग क्या करेंगे, गुप्ता किंग विल गोइंग टू यूज डिफरेंट टाइटल्स लाइक महाराज, महाराज राजाधिराज, उसके बाद सम्राट, चक्रवर्तिन एंड सो ऑन. नाउ दीज टाइटल्स आर वेरी बेनिफिशियल. वाई? बिकॉज दे आर शोइंग द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर किंग. अगर गुप्ता ये यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में अनाउंसमेंट हो रहा है महाराजा जैसे चक्रवर्ती सम्राट समुद्रगुप्ता लाइक दिस, so this is showcasing the people that someone is more powerful than the king जिनका उन्होंने नाम सुना हुआ है. So this is to showcase their power, showcase their sovereignty and so on. Apart from that, Gupta rulers कई strategies यूज़ करते हैं like military conquest. डिप्लोमेसी की बात करें, they were very good diplomat. अलायंसेस की बात करेंगे हम. नाउ अलायंसेस में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिमोनियल अलायंसेस. स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वाकाटाकास के बारे में. सो वाकाटाकास वर ऑल्सो वेरी पावरफुल इन दी डेकन पार्ट. नाउ इनिशियली now we were talking about the military alliances. Yes.
सो हमने डिस्कस किया था वाकाटाकास के बारे में, दे वर आल्सो पावरफुल. नाउ यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मैट्रिमोनियल अलायंसेस का. यहाँ पे जो चंद्रगुप्ता टू की डॉटर है डेट इज प्रभावती गुप्ता. सो she will going to marry the prince of Vakataka kingdom. So this shows how Gupta Empire is also focusing on the alliance policy. Now in this way, Vakatakas and Guptas they will going to become allies and एक friendly kingdom बन जाएंगे वो. But initially what happened after the tragically this happens that Vakataka prince died early and therefore जो आपकी प्रभावती गुप्ता है she will become the regent ruler. Regent ruler आपके temporary person होता है who will going to govern a kingdom for a monarch because right now monarch is unable to do the particular duty. Now, Prabhavati Gupta was one of the important figure in this particular chapter. She is also a woman. She is very hardworking. This shows that how she is regarded as a title. In one of her inscription, it is also mentioned that she is regarded as the mother of two kings. So यहाँ पे two kings की जो बात की है वो उनके son की बात की गई है. They are her two sons. Apart from this, this shows a dual character of a Prabhavati Gupta. She is also a mother. She is also a queen, and handling both the things simultaneously. Prabhavati is also associated with the construction of 7 temples because, as you know, Samudragupta was also the follower of Vishnu. In the same way, Prabhavati was also a devotee of Vishnu. So she will going to construct 7 temples dedicated to this god and his avatars. So, some of these examples are given in your book. That is, for example, Ramagiri, which is in Maharashtra, and the Kevala Narsimha temple dedicated to Narsimha. These were the important work of the Prabhavati Gupta. Now the third point is about the administration. As it is mentioned here, decentralized governance, जो कि हम already discuss कर चुके हैं. Unlike Mauryan Empire, here the Gupta is focusing on decentralization. Just like अगर हम बात करें for example the central government, it is controlling the Delhi area, so that is the direct control. But while अदर स्टेट्स की हम बात करें तो वहाँ पे एक डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है जहाँ पे हमने स्टेट्स सेटअप किए हैं. सो इन द सेम वे गुप्ता दे ऑल्सो डिवाइडेड देयर एम्पायर इनटू प्रोविंसेस एंड ग्रांटेड द लैंड टू द लोकल रूलर्स, priest and all the other chiefs. Now in this way what they are doing, for example they are capturing any particular area and they are giving that particular land to someone else. So in this way the authority to control the land goes into the some other hand. Now the Gupta they can focus on other things like the art, literature and so on, and they in return they will going to डिमांड फॉर दी टैक्सेस. तो जो गुप्ता का टैक्सेशन जो भी हम पढ़ेंगे अभी आने वाले स्लाइड्स में, वहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से जो लैंड ग्रांट है डेट इज़ द मैक्सिमम पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमी. एंड दिस लैंड ग्रांट ऑल्सो हेल्प इंश्योर प्रॉपर टैक्स कलेक्शन. So this centralization, decentralized governance also help in the tax collection. Now, before we begin to the art and architecture side, one more point is left, that is regarding to the trade. If we talk about trade or economy, so this include obviously land tax. Apart from this, fines are there, taxes on mines, irrigation, trade, and craft. The revenue this was used to maintain the army, building temple, infrastructure, administration, and all other things relating to the art and culture and supporting scholars and artists. If we talk about the trade, so in Gupta era, we see that there was an internal trade also and there was an external trade also. So India traded with Mediterranean region, Southeast Asia, and China. And the important things that we are exporting is obviously the textile, spices, ivory, and gemstone. Apart from this, one significant stop in the way of the Mediterranean market was Socotora Island. Now, this island is this island is said to have found many archaeological evidences such as pottery, inscriptions in Brahmi script is there, and designs like the Buddhist stupa. So all these things we have noticed there. So we can say that this small island it carries evidence of a rich culture exchange that trade
promoted in the Indian Ocean. Now, now let's move to the classical age. Why Gupta is known as a classical age? Because as we know, during the Gupta era, it was a period of peace and stability, and that's why Gupta, these rulers, Samudragupta, Chandragupta II, and Chandragupta, they focused on other domains also. That's why they patronized other school of thoughts. They patronized different artwork, architecture, beautiful architecture we will going to see in the Gupta era. So let's begin. Now, Ajanta cave paintings, as you know, Ajanta cave paintings features integrate Buddhist paintings is there. So their whole the sculpture work is very good, demonstrating high artistic skills and spiritual themes. उदयगिरी केव वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया है उदयगिरी एंड खांदागिरी केव. दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ रॉक कट आर्किटेक्चर. सो उदयगिरी केव के अंदर वी विल गोइंग टू ऑब्जर्व द डीटीज, हाउ हिंदू डीटीज आर रिफ्लेक्टिंग रिलीजियस डिवोशन एंड देयर क्राफ्टमैनशिप ऑफ दिस एरा. Same, we will going to observe the Gupta temple architecture. Temple like Dashavatar at Divgar showcase refined architectural styles that influenced later Indian temple design. And also you can also mention here the work of the different temples like this the Samudragupta is patronizing. Now, why this age is called the classical age? We have already discussed because most of the important work happened during this time. Guptas patronized Buddhist institution. Although they were the devotee of Vishnus, but they also promoted other school of thoughts. So they were renowned for the Nalanda University and several other Buddhist viharas. Viharas like the monasteries. And that's why historians label this as the classical age. We will going to observe the Kalidasa work, Aryabhat, and then the Varamira, and this shows the advancement in the mathematics, astronomy. Apart from this, the medical text will going to compile in this period, like we talk about the Ayurveda, the Charak Samhita, and so on. And metallurgy also progressed because we saw that there was a rust resistance iron pillar that was um, crafted during this time period. Now we talk about Aryabhatta. Now Aryabhatta obviously gave formulas to calculate the motion of the sun, the moon and the planets, and he also proposed that the earth spins on its axis, and also gave the length of the year, that is 365 days, 6 hours, 12 minutes and 30 seconds. It was just a few minutes off from the modern value. Apart from this, he also estimated the size of the earth and the correct explanation for these lunar and solar eclipses. Apart from this, number of calculation techniques also given by Aryabhatta, founder of zero, of course. Now we talk about the Varamira. Varamira was a mathematician, astronomer, and astrologer. His work include like his encyclopedia, that is the Brihat Samhita. It covered wide range of subjects like astronomy, astrology, including your weather forecasting, town planning, architecture, and even farming. Same if we talk about Kalidasa. Kalidasa also worked a lot of his renowned work in the Gupta period. One of the important work was the Meghdutam, that is the cloud messenger. So Kalidasa's text, including emotions, the geography, and also the landscape and weather, all such things are mentioned in the work of the Kalidasa. Now, Gupta art we have already discussed how artistic legacy and expression emphasized during the Gupta age. Science and literature, scientific and mathematical advances we have already discussed. The comprehensive scholar text we have already discussed. Brahmira, this is Virat Samhita, this is the encyclopedia. Now, literary excellence, we talk about the Kalidasa also, Meghdutam, one of the important work. Center of learning, Nalanda University.
You can observe this slide, we have already discussed all such things, है ना? Let's move. Decline and legacy. This is very important. Before we begin with the decline, as you know, the Huna tribe was responsible for the decline because the repeatedly attack from the Huna tribe on the empire weakened the control over the North India. At the same time, the rise of the powerful regional rulers led to the internal conflict, same as we have observed in the Mauryan time period. The foreign invaders and the internal conflict, this led to the downfall of the particular empire. So the reasons are same for the downfall. Now, before we move toward the decline or go into deeper, let's move toward the south and northeast. In south, we will going to observe Pallavas here. Pallavas, which I have already told you, they were the subordinate of the Vakatakas. Now we talk about Pallavas. They were also great patrons of art and architecture. They were devotee of Shiva. This you need to understand. Capital of Pallavas was Kanchipuram, that is in present day Tamil Nadu. And this is also known as the city of 1,000 temples. Very important. Now, the establishment of Ghatikas is mean centers of learning. So this was one of the important work done during the Pallava time period. So now we move toward the northeastern region. There are the Kamarupa kingdom in the northeast, and this is ruled by the Varman dynasty. Varman dynasty extended over the areas of Brahmaputra Valley in present day Assam, and also the parts of Bengal and Bangladesh. The ancient name for the Brahmaputra Valley of Assam is Pragjyotisha. And Pragjyotish, this word is mentioned in the Ramayana and Mahabharata also. Later text mention about the Bhagadatta, that is the king of the Pragjyotish, as they were fighting on the side of the Kauravas in the Great War. So this Kamarupa kingdom was a prominent cultural and political center. Here we will going to observe the different temples, monasteries, and they flourished as hub of learning. In the in this your Prayag Prashasti, we have already we will going to observe that there was a mention of Pallavas and Kamarupas both. During the southern campaign, Samudragupta defeated Pallava ruler also, and also the during the northeast campaign defeated Kamarupa. But Samudragupta's policy was based on the decentralization, so he will not going to take the direct control, although allowing the Pallavas to keep their throne as long as they accepted his rule and paid tribute. So tribute, taxes, debt was important, and this was the policy of the Guptas. So now this was the whole picture of the Gupta Empire. We saw how it began from the post-maritime period and feudatories we talk about. Thereafter we talk about the sources, different type of sources. This iron pillar, your Vishnu Puran. Thereafter comes your Prayag Prashasti, and we also talk about the coins also. They were also a very good important source. Now, thereafter, we move toward the administrative policies, governance. We talk about the Kautalyas, we talk about the alliances, we talk about the titles, we talk about the Prabhavati Gupta and how regent ruler. We talk about that also. Thereafter, we talk about various work, art, literature, and also architecture. Also, we have discussed. We have discussed about the trade, foreign trade, internal trade, and what were the important goods that were exporting during this time period: spices, textile, ivory, and gemstone. So all such things we have already discussed in very deep. I hope this is clear. Thank you so much.